हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पावर फैक्टर क्या चीज़ है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर को, इसके क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में और क्या क्या इफेक्ट इसका सर्किट पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पड़ता है। तो सबसे पहले जो टर्म्स यहाँ पर आती है वो है पावर फैक्टर, है ना। इसे हम cos फाई से क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर का मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल। वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल। अब एंगल का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम एंगल की बात, इलेक्ट्रिकल एंगल की बात हम करेंगे तो कैसे हम जानते हैं किस प्रकार से वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो सर्किट ले रखे हैं। पहले सर्किट में हमने ले रखा है एक एसी वोल्टेज सोर्स और मैंने यहाँ पर एक लैंप ले रखा है, ये फिलामेंट लैंप है, ठीक है। और दूसरे सर्किट के केस में मैंने ले रखा है एसी सोर्स, यानी कि विद्युत सप्लाई जो हमारे घरों में आती है 230 वोल्ट, ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने कॉयल ले रखी है, ये प्योर कॉयल है हमारी, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस इसका जीरो, ये प्योरली क्या है, कॉयल है, ठीक है। तो ये जो है फिलामेंट बल्ब है, आप सभी को पता है फिलामेंट बल्ब जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है रेजिस्टिव लोड की कैटेगरी में। ये किस कैटेगरी में आता है, रेजिस्टिव लोड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जो हमारा फिलामेंट लैंप होता है, फिलामेंट लैंप की जब हम बात करते हैं तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों एक ही फेज में होते हैं। वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, दोनों के दोनों सिंगल एक ही फेज में होते हैं। एक ही फेज में एक ही फेज का मतलब होता है सेम फेज में। तो सेम फेज में कैसे, जैसे सपोज हमारी यहाँ पे ये हमारी एक साइन वेव फॉर्म है, ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, एसी वोल्टेज है। तो सेम फेज का मतलब क्या होता है कि उसी इंस्टेंट से जो है करंट भी शुरू होगी, उसी इंस्टेंट पे करंट भी खत्म होगी। तो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। अब मैं करंट की वेव फॉर्म बनाऊंगा, जो ये वेव फॉर्म है ये साइनोसॉइडल है, साइन वेव होती है ना। एसी वोल्टेज कैसा होता है, साइन वेव फॉर्म होती है। अब तो ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, अब हम करंट की वेव फॉर्म भी इसमें दिखाएंगे कि कैसे सेम फेज में होता है। तो उसी इंस्टेंट से शुरू होगी, जहाँ पर वोल्टेज जीरो होता है वहीं पर करंट भी जीरो होगी। फिर जहाँ पर जो है वोल्टेज मैक्सिमम होगी वहीं पे करंट भी मैक्सिमम होगी, और फिर से जहाँ पर वो जीरो होगी वहीं पे जीरो। तो इस तरह से चलता जाता है। बट ये ओवरलैप नहीं हो सकते ये दोनों वेव फॉर्म। उसका क्या कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस सर्किट का क्या होगा, इस सर्किट का या इस बल्ब का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा ना। तो आई बराबर होता है V/R। इस रेजिस्टेंस की वजह से इसका जो करंट का जो ये पीक वैल्यू है ना, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर ये 230 होगा वोल्टेज, है ना, तो ये पूरा ये है वोल्टेज, हमारा मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की ये है, लेकिन करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी। ये ओवरलैप नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लीजिए 10 ओम है तो करंट कितनी होगी, 23 हो गई। तो वोल्टेज का हाइस्ट 230 है, करंट का कितना आ रहा है, 23 आ रहा है ना। तो ये मैक्सिमम देखो इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू कम आ जाएगी। ये आपकी करंट है आई। तो ये दोनों क्या है, सेम फेज में, उसी इंस्टेंट से शुरू हो रहे हैं, उसी इंस्टेंट पे जीरो हो रही वैल्यू है ना। तो दोनों के दोनों सेम फेज में है। तो जब कोई भी चीज़ दो सेम फेज में होती है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। एंगल कितना हो जाता है हमारा, 0 डिग्री। तो जब हमारा 0 डिग्री है तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है दैट इज cos फाई। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो जितने भी हमारे रजिस्टिव लोड होते हैं, है ना, प्योर रजिस्टिव लोड होते हैं हमारे, उनमें उनका पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। सबसे बेस्ट माना जाता है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि 1। अब कैसे 1 आया, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। फाई की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। तो कोई भी दो चीज़ें सेम एक साथ चलती हैं तो एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, cos 0 मीन्स 1। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट के बीच का इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि हमारा जो इसमें रेजिस्टिव लोड के केस में जो हमारा वोल्टेज होता है और जो हमारा करंट होता है साथ साथ चलते हैं। इस तरह से देखो, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है ये वाली, और ये जो सेकंड वाली जो मैंने यहाँ पे बनाई है इसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये करंट की वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म किसकी है, करंट की। जहाँ पे वोल्टेज शुरू होता है वहीं पे करंट भी शुरू होता है। जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम जाता है जिस पॉइंट पे, देखो ये पाई/2 है, यानी कि 90 डिग्री है यहाँ पे, ये 180 है, ठीक है, ये 90 है, ये 0 है।
π/2 पे मैक्सिमम जा रहा है तो करंट भी मैक्सिमम, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा नीचे है, ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप क्यों नहीं है? क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा वोल्टेज से कम होगी। क्यों कम होगी? ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से कम होगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जहाँ पे डिके हो रहा है, जहाँ पे जीरो वो सेम है, मतलब एक ही फेज में चल रहे, साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ का मतलब होता है दोनों चीज़ें, जब दो समांतर चीज़ें एक साथ चलती तो एंगल होता है 0 डिग्री। तो इसलिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos 0। तो पावर फैक्टर क्या होता है? कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सेकंड केस में यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? कॉइल ले रखी है, यानी कि ये क्या है? इंडक्टर है। इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, प्योर कॉइल है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस का पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई होगा इंडक्टर के केस में क्या होता है? हमारा जो हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज और जो करंट होती है उन दोनों के बीच 90 डिग्री का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन्स जो हमारी करंट होगी वोल्टेज को 90 डिग्री क्या करेगी? लैग करती है। किसके केस में? प्योर इंडक्टर के केस में। अगर प्योर इंडक्टर है तो ही ये 90 डिग्री लैग करेगा। अगर ये प्योर इंडक्टर नहीं है, कुछ इसमें रेजिस्टेंस का पार्ट भी है, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा। 75, 80, 85 इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये हमारा प्योर इंडक्टर है, यानी कि 90 डिग्री क्या कर रहा है? ये लैग कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म होती हैं, देखो ये आपकी करंट, ये हमारे वोल्टेज है। वोल्टेज क्या होता है? एसी वोल्टेज साइन वेव होती है। यहाँ पे 0 एंगल होता है, ये होता है हमारा π/2 पाई, ठीक है। पाई मतलब 180 और ये होता है 2 पाई, यहाँ पे आता है π/2। ये करंट और वोल्टेज के में क्या होता है? 90 डिग्री का क्या होता है? लैग होता है। लैग का मतलब ये होता है कि करंट जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेट शुरू होगा, मतलब 90 डिग्री का क्या होगा? डिले होगा। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिले होगा। जैसे ये वोल्टेज चल गया हमारा, तो इससे पीछे करंट जो है 90 डिग्री लेट शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम बाद शुरू होगा, मतलब यहाँ से शुरू होगा। यही तो होगा ना, डिले का मतलब क्या होगा? पीछे से स्टार्ट होगा, मतलब इसके बाद शुरू होगा, तो यहाँ से शुरू होगा माइनस π/2 से यहाँ से शुरू होगा। तो जहाँ पे ये 0 है वहाँ पर ये क्या होगा? मैक्सिमम जाएगा, है ना। इसकी वेव फॉर्म को मैं दूसरे उससे दिखा देता हूँ। जहाँ पर ये 0 है, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज आपका स्टार्ट हुआ था वहाँ पर करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर आपका करंट जो ये वोल्टेज मैक्सिमम जा रहा है जिस पॉइंट पे π/2 पे, वहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये हमारी क्या है? करंट। करंट क्या कर रही है इस केस में? 90 डिग्री लैग हो रही है। लैग का मतलब 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हो रही है चलना, जबकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ स्टार्ट हो रही थी। 0 से शुरू हो रही थी, यहाँ पे 0 हो रही थी, फिर यहाँ पे 0 हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन करंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हमारी पीछे से शुरू हो रही है, यानी कि 90 डिग्री लैग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? क्योंकि एंगल कितना है? फाई की वैल्यू कितनी है? 90। तो पावर फैक्टर कितना होगा? पाई की वैल्यू कितनी है? 90। पावर फैक्टर हो जाएगा cos 90, मतलब 0। तो इसीलिए जो है इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, कैपेसिटर के केस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कैपेसिटर अगर मैं यहाँ पर लूँगा प्योर कैपेसिटर, तो उसमें करंट क्या कर देगी? कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होगा? वोल्टेज से लीड करेगा, ठीक है। करंट जो है कैपेसिटिव, अगर यहाँ पे कैपेसिटिव लोड हो या फिर प्योर कैपेसिटर में लगाऊंगा, तो उस केस में हमारी जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगी? लीड करेगी। और इंडक्टर के केस में, इंडक्टर का मतलब होता है कुंडली, कॉयल, जैसे फ़ैन हो गया, ठीक है। जितने भी हमारे मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, सारी की सारी किस में आती हैं? इंडक्टिव लोड में आती है। इंडक्टिव का मतलब कॉयल से होता है, ठीक है। इंडक्टिव का मतलब कॉयल से होता है। तो इस केस में क्या होता है? 90 डिग्री लैग होता है, लेकिन 90 डिग्री लैग तभी करेगा जब कॉयल आपकी क्या होगी? प्योर इंडक्टिव होगी। अगर इसमें हल्का सा भी रेजिस्टेंस का पार्ट होगा तो वो 90 से कम होगा। जैसे फ़ैन वगैरह की कॉयल होती है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, उसमें प्योर 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो एंगल होता है वो 90 से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। 90 डिग्री तब होगा जब उसमें रेजिस्टेंस, मतलब इस कॉयल का रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। तभी तो ही जो है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, जब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि वो 0 होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो 90 है। किसके केस में? प्योर इंडक्टर या फिर हम प्योर कैपेसिटर के केस में बोलेंगे, ठीक है ना। इंडक्टर के केस में करंट लैग करती है 90 डिग्री, और प्योर कैपेसिटर के केस में करंट क्या करती है? लीड करती है 90 डिग्री। तो इसलिए पावर फैक्टर हो जाता है cos 90, है ना, क्योंकि पावर फैक्टर होता है कोसाइन एंगल। cos 90 मीन्स 0।
तो आप समझ गए होंगे पावर फैक्टर क्या होता है। इसीलिए वोल्ट इंडक्टर और कैपेसिटर में जो हमारी पावर होती है, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले एक वीडियो में इस पर दे चुका हूँ। पावर फैक्टर जीरो होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी पावर क्या हो जाती है, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जीरो हो जाती है, नेट पावर, है ना। अब हमारे पावर फैक्टर के क्या लाभ हैं, क्या इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या उपयोग है, क्या इससे फ़र्क पड़ता है, इसके कम और ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो आपके इंडक्शन मोटर्स होते हैं, उनके जैसे इंडक्शन मोटर होते हैं, उनका होता है 0.7, है ना, 0.7 लैग पावर फैक्टर होता है, 0.8 होता है। सबसे बेस्ट होता है किसका, भी मैंने आपको बता दिया है, लैंप का होता है 1। ठीक है, यूनिटी से ऊपर नहीं होता पावर फैक्टर, लास्ट पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी 100% पावर को क्या कर रहा है, वो सर्किट 100% पावर को यूटिलाइज कर रहा है ना। अगर जैसे कोई किसी का पावर फैक्टर जो है, फ़ैन का पावर फैक्टर आता है 0.6 का मतलब कितना हुआ, सपोज आपका फ़ैन का पावर फैक्टर आता है 0.6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैन जो है 60% पावर को यूज़ कर रहा है और ये उसकी एक्टिव पावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे ये 1 आया है, तो इसका मतलब आपका ऑर्डिनरी ये जो बल्ब है, फिलामेंट बल्ब, ये 100% पावर को यूज़ कर रहा है, यानी कि फुल पावर यूटिलाइज़ कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी 40% पावर क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, यानी कि अनयूज़फुल है, वो यूज़फुल नहीं है फ़ैन के केस में। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, पावर इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। ठीक, सो यहाँ से अगर मैं कॉस फाई, यहाँ से अगर मैं करंट की बात करूँगा तो आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई। अब देखिए, अगर ये कॉस फाई क्या होगा, कम होगा। यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर फैक्टर पुअर होता है, यानी कि कम होता है, तो करंट, अगर ये कम होगा तो करंट क्या हो जाएगी, करंट बढ़ेगी ना, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये डिवाइड में है। जो चीज़ यहाँ कम होगी तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, ये वाली क्वांटिटी बढ़ती है। ये तो होता है डिवाइड, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये चीज़ अगर कम होती है तो ये चीज़ बढ़ती है। अगर पावर फैक्टर मेरा बहुत ही कम होगा तो करंट बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टर की जो है कॉस्ट, कंडक्टर में जो है आपको उसका जो मटेरियल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर साइज़ बढ़ता है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है ना। और जो हमारे लॉस होते हैं, पावर लॉस, वही मैं आपको बता चुका हूँ, I²R होते हैं। करंट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा लॉसेज होंगे लाइन में, उतनी ज़्यादा पावर वेस्ट होगी सर्किट में। ठीक है, तो इसीलिए पावर फैक्टर अगर कम होगा तो उससे हमारी क्या होगी, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगने वाले इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी कम होगी, और करंट जितनी कम होगी उतना हमारा कंडक्टर का साइज़ या फिर इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट है उनकी रेटिंग भी क्या होगी, कम होगी। उनकी रेटिंग कम होने से क्या होगा, और जो कम होगी और उनका जो प्राइस है वो भी आपका कम हो जाएगा। दूसरी बात, उसमें लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि करंट कम हो जाएगी, पावर फैक्टर बढ़ने से करंट कम हो जाएगी, तो पावर लॉस होते हैं I²R, यानी कि करंट का स्क्वायर। इसका मतलब आई कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, तो लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, लाइन में कम हो जाएंगी। तो ये है पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी डाउट इसमें अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा सकूं। सो अधिक जानकारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से इस प्रकार के नए नए वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।